देख दिस क्वेश्चन में कैलकुलेट द पावर्स स्पेंड बाय द क्रेन वाइल लिफ्टिंग ए लोड ऑफ मास 2000 किलोग्राम, वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड, जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे पावर मुझे कैलकुलेट करना है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क क्या रहेगा मेरा, एम जी एच अपॉन टी। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पावर इज इक्वल टू टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, टाइम कितना दिया है, वेलोसिटी दी है, तो पावर इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब ये फॉर्मूला लगेगा, मास कितना है 2000 एंड वेलोसिटी कितनी है 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, पावर आपका वॉट में लिखेगी। ठीक है, इसमें द हीट कैपेसिटी ऑफ ए मिल्क कुकर इज 4050, हीट कैपेसिटी, ये सी डैश है, हाँ याद रखना। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर, ऑब्जर्व 9000 जूल ऑफ एनर्जी। तो ये हीट कैपे ऑब्जर्व 9000 मतलब ये क्यू हो गया, तो राइज इन क्यू इज इक्वल टू सी डैश डेल्टा टी। याद आया फॉर्मूला? यस। तो राइज इन टेम्परेचर मुझे कैलकुलेट करना, तो क्यू अपॉन मतलब 9000 अपॉन 450, तो मेरा 9000 अपॉन 450, एक जीरो कैंसिल कर दे, 95 टू जा मतलब 20 आ जाएगा, समझे? ओके, 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे देख, इस क्वेश्चन में कहता है फिगर शोज दैट बाईसाइकिल डायमो, मतलब ये डायनामो है, बाईसाइकिल जो डायनामो लगता है ना वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल्स, उससे लाइट जलती है, जो आगे की हेडलाइट रहती है बाईसाइकिल में वो जलने लगती है। व्हेन द व्हील्स ऑफ द बाईसाइकिल रोटेट, द स्पेंडल्स ऑफ डायनामो अटैच टू द मैग्नेट रोटेट एंड द बल्ब ग्लो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि डायनामो जो है फिटेड टायर में है, रिम में फिट है, जो टायर की रिम है। द स्पेंडल ऑफ द डायनामिक अटैच टू द मैग्नेट रोटेट द ओके बल्ब एंड बल्ब ग्लो, जैसे रोटेट होगा बल्ब मेरा ग्लो स्टार। तो नेम द फिनोमिना दैट टेक प्लेस व्हेन द बल्ब ग्लो वाइल द पर्सन राइडिंग द बाईसाइकिल। कौन सा फिनोमिना है ये? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल तो है, पर फिनोमिना का कोई नाम मुझे देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट विल जनरेट ना, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट भी दिया है ना, देखो उसमें मैग्नेट रोटेट तो इंड्यूस करंट, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस फिनोमेना। समझ गए कि नहीं? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब व्हेन द राइडर इंक्रीज द स्पीड ऑफ बाइसाइकिल? ब्राइटनेस विल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडिएटिव न्यूक्लियस एक्स emit an alpha particles followed by the 2 beta particles and forms nucleus Y। तो emit alpha particle followed by, तो अगर X ने एक अल्फा निकाला एंड 2 बीटा फॉर्म्स Y, एक अल्फा एंड 2 बीटा एंड Y बन रहा है। एक अल्फा मतलब क्या हो जाएगा मेरा, मास नंबर कितने कम हो जाएंगे, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर नीचे और मास नंबर ऊपर। मास नंबर मेरा -4 हो गया, एटॉमिक नंबर मेरा -2 हो गया। अब 2 बीटा में क्या हो जाएगा मेरा, एटॉमिक नंबर +2 हो जाएगा, तो मेरा मास नंबर A -4 रहेगा, पर एटॉमिक नंबर वापस फिर मेरा A बन जाएगा। आर यू क्लियर? अब मास नंबर A -4 मतलब मास नंबर मेरा डिक्रीज हो गया, समझ गए? तो इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ Y इज 89, देन एटॉमिक नंबर ऑफ X also 89। समझ गए? वॉट रेस आर यूज टू स्कैन आर सूटकेस एट द एयरपोर्ट? कौन सा रे यूज़ करते हैं? एक्सरे, एक्सरे यूज़ होता है, वो एक्सरे मशीन का ही रहता है। और बहुत फ़र्क इतना रहता है कि एक्सरे में हमारा जैसे स्ट्रक्चर आ जाता है बोन का, तो वो पास होती है तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स रहते हैं वो दिखाई देते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन, गिव 2 एग्जाम्पल्स। दे दोगे ना 2 पॉइंट्स, इंफ्रारेड आफ्टर रेड, अल्ट्रा वायलेट बिफोर वायलेट। ठीक है, इंफ्रारेड का जो ऑनस्टॉम्स है वो 8000 एबोव है, इसका ऑनस्टॉम बिलो 4000 है। यहाँ पे हीटिंग आपका ज़्यादा होता है, यस यहाँ पे हीटिंग लेस, काफ़ी लेस रहता है। ठीक है, इंफ्रारेड में यूजेस डाल सकते हो उसके दोनों के। ठीक है, ये आपका एक कॉटरेज है और एक आपका
क्वार्ट प्रिज्म है और एक रॉक सॉल्ट, ठीक है। रॉक सॉल्ट कौन सा, अल्ट्रा वायलेट ना, अल्ट्रा वायलेट रॉक सॉल्ट हो गया, रॉक सॉल्ट उसे ऑब्जर्व करता है और इसे क्वार्ट ऑब्जर्व करता है। चलिए बेटा आगे। ए कॉइन लाइज एट द बॉटम ऑफ द बीकर, वाटर इज पोर इन टू द बीकर एंड हाइट इट 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द शिफ्ट सीन इन ए पोजिशन ऑफ द कॉइन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3। ए कॉइन लाइज एट द बॉटम ऑफ द बीकर, तो अब यहाँ पे दे रखा है वाटर 8 सेंटीमीटर है, तो वाटर 8 सेंटीमीटर मतलब कि मेरा रियल डेप्थ क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, आर डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो विड्थ ऑफ द ग्लास वॉल ऑफ द बीकर इज नेग्लिजिबल, मतलब कि जो पार्ट खाली है, ग्लास वॉल ऑफ द बीकर क्या है, एक कॉइन है से बॉटम ऑफ द बीकर, मान ली ये मेरा बीकर हो गया और कॉइन इसके नीचे हो गया, ठीक है। अब वाटर पोर इनटू द हाइट 8 सेंटीमीटर, वाटर हमने कहाँ डाला 8 सेंटीमीटर तक डाला, यस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, द विड्थ ऑफ द ग्लास वॉल ऑफ द बीकर इज नेग्लिजिबल, विड्थ ऑफ द ग्लास वॉल नेग्लिजिबल है, तो हाउ विल द अपेरेंट द डेप्थ ऑफ द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अच्छा ये यहाँ पे मुझे यहाँ पे कैलकुलेट द शिफ्ट कैलकुलेट करना है, कितना शिफ्ट हो, तो पहले आर डी मेरा 8 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास दिया है 4/3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारा आर डी अपॉन ए डी, तो ए डी क्या हो जाएगा मेरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इज इक्वल टू आर डी 8 अपॉन ए डी, तो ए डी मेरा आ जाएगा 24/4 6 आ जाएगा, तो शिफ्ट कितना हो जाएगा 2, समझ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई में 24 डिवाइड बाई 4 6 आ गया ए डी, तो मेरा शिफ्ट क्या होता है आर डी माइनस ए डी 2 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ पे दिया है कि टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिर मेरा क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो रिफ्रैक्शंस है वो कम होगा, यस, तो शिफ्ट डिक्रीज्ड, जो शिफ्ट रहेगा वो आपका डिक्रीज होगा, समझे कि नहीं। Light travels at a distance of 10x unit in time t in a vacuum. It travels distance x unit in time t2 in a denser medium. Using this information, okay, answer the following. So light cover a distance of 20 times x unit in time t1 in diamond. State true or false. देख light travels a distance of 10x units इन T1 टाइम, वैक्यूम में 10 टाइम्स ट्रेवल कर रही है, 10x टाइम ट्रेवल कर रही है T1 टाइम में, और ये ट्रेवल्स डिस्टेंस x मतलब 10 टाइम कम ट्रेवल कर रही है T2 इन डेंसर मीडियम में इन डेंसर मीडियम में, ठीक है ना। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, तो लाइट कवर्स अ डिस्टेंस 20 टाइम्स x यूनिट्स टाइम T1 टाइम में इन डायमंड, स्टेट ट्रू और फॉल्स। अगर T1 टाइम में ट्रेवल कर रही है डायमंड के अंदर डेंसर मीडियम में 20 टाइम्स, तो डेंसर मीडियम में तो 20 टाइम्स देगा, x/20 होना चाहिए, यहाँ पे कम होगा ना उल्टा, क्योंकि x टाइम्स डेंसर मीडियम में है, उसका वैक्यूम में जो है वो 10 टाइम्स है, तो डायमंड तो आपका क्या एक मीडियम ही हो गया ना, वो भी डेंसर में डायमंड आपका डेंसर मीडियम में होगा, तो 20x टाइम T1 में कैसे ट्रेवल करेगी, अच्छा टाइम T1 दे रखा है, T1 है, तो T1 है तो यहाँ पे टाइम 20 नहीं आएगा, फिर यहाँ पे आपका 10 कैसा 10 इंटू एक्स ना, 100 क्यों आएगा, 100 क्यों आएगा बेटा, क्वेश्चन अलग है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। चलो इस क्वेश्चन देखूंगा बाद में, क्या कहाँ से पकड़ा है क्वेश्चन को, कहीं कहीं से मिला होगा, कि मुझे मालूम है उनके फिजिक्स के टीचर कौन है, कहीं से मिला होगा क्वेश्चन को, उठा के पटका होगा। चलिए आगे। An object is placed at a distance of 24 cm in front of the convex lens of focal length 8 cm. U मेरा 24 हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब -24 हो जाएगा। अब फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ +8 हो गया,
व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज। अब यहाँ पे 24 डिस्टेंस पे रखा गया, फोकल लेंथ मेरा 8 सेंटीमीटर है, तो मतलब बियॉन्ड 2f हो गया वो। बियॉन्ड ऑफ 2f हो गया तो कहाँ बनेगा वो, बिटवीन f एंड 2f बनेगा, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड बनेगा। तो नेचर ऑफ द इमेज वी कैन राइट डायरेक्टली। यस, अब इसको कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यस, इफ द लेंस डिफरेंट मटेरियल्स इज टेकन, तो विल द इमेज शिफ्ट क्लोजर और फार रिस्पेक्ट टू द लेंस। डिफरेंट मटेरियल मतलब डिफरेंट डेंसर रहेगा तो डेफिनेटली उसका फोकल लेंथ चेंज होगा। यस, इफ द लेंस ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल डेंसर इज टेकन, डेंसर मतलब कि और ज़्यादा डेंसर ले लिया गया, तो इमेज विल बी शिफ्टेड क्लोजर और फार। तो इमेज क्या, जितना मोटा लेंस लेंगे, जितना डेंसर लेंस लेंगे, तो इमेज आपका उतना और ज़्यादा फार जाएगा। यस ना। थिन इमेज का फोकल लेंथ क्या होता है आपका, ये होता है, थिन इमेज का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है और इसका फोकल लेंथ आपका कम होता है। यस, दूर नहीं जाएगा, नज़दीक आएगा। डेंसर मतलब ना, डेंसर मतलब और ज़्यादा डेंसिटी उसमें आ गई, थिकनेस जैसे एक तरह से थिकनेस बढ़ गया, तो मेरा इमेज क्लोज़र आएगा। क्लोज़र, थिन में दूर जाता है, थिक में क्लोज़र आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वर्चुअल इमेज बन रही है, कौन सा लेंस आएगा, कॉन्वेक्स का। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ओ और एफ के बीच में है। यस, नेम द लेंस कॉन्वेक्स। ओके, री राइट द डायग्राम। कॉन्केव कैसे रहेगा, अरे मेरा वर्चुअल लार्ज इमेज बन रही है ना बेटा, देख नहीं रही है, इतना बड़ा इमेज बन रही है, वर्चुअल लार्ज बन रही है ना। तो ये कौन सा रहेगा ये, हाँ ये आपका कॉन्वेक्स रहेगा। तो री ड्रॉ द डायग्राम। ओके, इसको ड्रॉ करना है प्रॉपरली। री ड्रॉ द कंप्लीट रे डायग्राम शोइंग द इंफॉर्मेशन इमेज। तो इमेज की इंफॉर्मेशन आपको शो करनी है एंड इमेज की इंफॉर्मेशन डॉट लाइन से आप रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है। और एरो देखो, मालूम है इसमें फर्स्ट ये ऊपर भी एरो दे रखे, नीचे का एरो आपको 2 यहाँ बनाना, ऊपर एरो मत बनाना। चलो आगे। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है बेटा, बोलो। हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, इट्स ए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी। इतने सारे न्यूमेरिकल कर लिए, सब कुछ कर लिए, फिर भी तेरे को कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल। अमाउंट ऑफ हीट विल वार्म 1 ग्राम ऑफ मटेरियल x by 10 degree Celsius and 1 gram of material y by 40 degree Celsius. Which material has high specific heat capacity? इसका टेम्परेचर 1 ग्राम। यस, अमाउंट ऑफ हीट विल वार्म 1 ग्राम ऑफ वाटर मटेरियल x by 10 डिग्री सेल्सियस, और उसको 1 ग्राम मटेरियल को हीट करने के लिए 40 डिग्री सेल्सियस हीट लग रही है। तो विच मटेरियल हैव हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैसे मालूम पड़ा। Amount of heat will warm 1 gram of material x by 10 degree Celsius and 1 gram of material by y 50 degree Celsius. Which materials? देख, हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, अगर 2 बॉडीज हैं A और B। यस, अगर उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, जैसे एक मान ले एक है 0.2 और एक है 4, तो 0.2 मतलब कि 1 ग्राम डिग्री सेल्सियस हीट करने के लिए 0.2 मतलब कि ये मेरा गुड कंडक्टर हो जाएगा और ये मेरा बैड रहेगा। यस, मतलब इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब ये हमारा ज़्यादा अच्छा हीट ऑब्जर्वर है। अब उसने क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस से वो हीट हो रहा है और वो 40 डिग्री सेल्सियस से हीट हो रहा है। तो जो 10 डिग्री सेल्सियस मतलब कम जिसमें हीट लग रही है उसको हॉट करने के लिए, दैट बिकम्स ए है, दैट इज़ ए हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यस, इफ द लेस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड, देखिए यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट विल वार्म बाय 10 डिग्री सेल्सियस, तो लेस अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू वार्म इट। यस, तो इट मीन्स व्हाट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हाई एंड मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू वार्म इट, देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज लो। समझ में आया बेटा।
ओके, वुड यू सिलेक्ट टू मेक द कैलोरीमेट्री, तो जिसकी लो स्पेसिफिक कैपेसिटी रहेगी उसे सिलेक्ट करेंगे, वाई वाला। ओके, 30 ग्राम ऑफ ice at 0 degree Celsius is used to bring down the temperature of a certain mass of water 70 to 20. Find the mass of the water. स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर दे रखा है एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस दे रखा है, 30 ग्राम ऑफ आइस। याद आ रहा है इसको, हमने क्वेश्चंस किए हैं। यस, हीट लॉस बाय वाटर एंड हीट गेन बाय आइस। यहाँ पर आइस का लेटेंट हीट रहेगा। यस, लेटेंट हीट प्लस आइस जो मेल्ट हुई है वो भी हीट रहेगा, पर इसमें आइस का वे नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, सी नहीं दे रखा है। ओके, तो ओनली लेटेंट हीट लेंगे। कैसे करेंगे बेटा बता। 30 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज यूज टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ सर्टेन मास ऑफ वाटर। तो एक तरफ मास ऑफ वाटर रहेगा एम सी डेल्टा टी, ठीक है। ओके, समझे। एंड दूसरी तरफ क्या रहेगा मेरा, एम एल। ओके, एम एल, अब यहाँ पे मुझे एम ए फाइंड करना है, सी मेरा 4.2 लिखेंगे एंड चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा यहाँ पे 70 माइनस 20 नहीं 70 से 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मतलब इस वाटर ने इस आइस ने टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस को 20 डिग्री सेल्सियस लिया, मतलब मिक्सचर मेरा 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे एम एल लेटेंट हीट हो जाएगी। यस, तो लेटेंट हीट मेरी कितनी हो जाएगी, एम एल। अब एक चीज़ यहाँ पे और नोट रखना, एम एल तो मेरी 0 से 0 हो गया, अब 0 से 20 पहुँचने के लिए भी होगा यहाँ पे एम सी डेल्टा टी, दैट इज़ वाटर टू 0। तो एम एल मेरा क्या करूँगा यहाँ पे 30 इंटू 336, ठीक है। फिर वापस क्या लूँगा 30 लूँगा क्योंकि 30 ग्राम ही है, ठीक है। और सी क्या लूँगा, वाटर वाला लूँगा क्योंकि अब वाटर हो चुका है। एंड चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा 20 माइनस 0, 20 माइनस 0। समझ में आया बेटा। अब फिर से कैलकुलेट करते हैं, फिर यहाँ पे एम मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, चलो आगे। पुली का डायग्राम देख कहाँ से ड्रॉ करेंगे, नीचे से, लोअर ब्लॉक से। क्यों, क्योंकि लोअर ब्लॉक में लेस नंबर ऑफ पुलीज है, तो पहले नीचे से ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा, फिर ऊपर गया और फिर उसके बाद इधर ही फटा। समझी। और मेरे टेंशन, पहला टेंशन, दूसरा टेंशन, तीसरा टेंशन, तो लोड इक्वल टू 3 टेंशन, इफर्ट इज इक्वल टू 1 टेंशन, एम ए क्या रहेगा मेरा, एम ए हो जाएगा 3। समझी। अब उसने क्या दे रखा है, कॉपी द डायग्राम एंड ड्रॉ द, ये सब हमने कर लिया। एम ए ऑफ द पुली 80% अगर एफिशिएंसी है, तो अब यहाँ पे 80%, तो अब एम ए जो एफिशिएंसी के हिसाब से क्या होगा 80/100 इंटू 3, तो 0 कैंसिल, 8 से 24, मतलब क्या आएगा 2.4, क्या आ जाएगा 2.4। समझी। फिर हो गया, इतना ही पूछा, ठीक है। वी आर क्या रहेगा इसके अंदर 3 ही रहेगा। ड्रॉ द डायग्राम इन्वॉल्व टू ऑब्टेन द मैक्सिमम वी आर विद द कन्वीनियंट डायरेक्शंस, तो वी आर इज इक्वल टू 3 रहेगा, ठीक है। डिफाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड, वेयर द ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज आर इक्वल्स। यस, यस, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। समझ आया बेटा। देख क्वेश्चन नंबर 6 तक, हर रोज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही पहुँचते हैं। पिछले पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 तक ही पहुँचे थे, खत्म कर देता है लास्ट टाइम, नहीं 6 तक ही पहुँचे थे, फिर दूसरा 6 का आगे कर दिया था। देखिए इसमें द ग्राफ शोज दैट अगेंस्ट द एफर्ट ऑफ ए लीवर विद द लोड एंड एफर्ट ऑन द साइड ऑफ द फलक्रम, एफर्ट इन किलोग्राम दे रखा है एंड लोड इन इसमें दे रखा है किलोग्राम में। ये एक नया क्वेश्चन बनाया है किसी ने। विच एट्रीब्यूट ऑफ द लोड वर्सेस एफर्ट ग्राफ मस्ट बी कैलकुलेटेड। देख अब यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मेरा लोड अपॉन एफर्ट होता है। यहाँ पे आगे क्या दे रखा है कि विच क्लास डज द लीवर बिलोंग्स टू,
डू द अराइव टू दिस कंक्लूजन। पहले तो हमें यहाँ पे लोड अपॉन इफेक्ट फाइंड करते हैं, अब क्या आता है उसके हिसाब से मालूम पड़ेगा मेरा, क्योंकि एम ए कितना आता है उससे मालूम पड़ेगा कौन सा लीवर है। तो हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान ले कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान ले मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट में मेरा इफर्ट कितना है 10 है, लोड कितना है 20 है, यस ना। और सब जगह फिर ऐसा है 15 एंड 30 है, तो मतलब मेरा एम ए क्या आ रहा है, एम ए आ रहा है लोड अपॉन इफर्ट, मतलब कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, लोड अपॉन इफर्ट, तो एम ए मेरा 2 आ रहा है। अगर एम ए 2 आ रहा है तो इससे विच क्लास ऑफ लीवर, एम ए ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो क्या हो गया, फोर्स नॉट फायर। हाँ कौन से क्लास का लीवर हो गया, क्लास 2, क्योंकि सब में मेरा एम ए ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो इट्स अ क्लास 2 लीवर। तो विच क्लास ऑफ लीवर यहाँ पे, विच एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या हो गया कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट एम ए इज इक्वल टू, एम ए इज कॉन्स्टेंट, एम ए मैकेनिकल एडवांटेज इज कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू, यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या हो रहा है कि स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट, मैकेनिकल एडवांटेज। Which class does the lever belongs to, class 2। how do you arrive this conclusion, ये calculations। give one example of this class of lever in human body, class 2 lever में human body क्या है, when you standing on toes, समझे, कितना अच्छा क्वेश्चन था यार ये तो। चल 7th वाला मार्बल, देख ये मार्बल यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल्स, जैसे नीचे आएगी पोटेंशियल डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पर ड्यू टू द मोशन कंटिन्यू मूव करती जाएगी, यस। तो विच मार्बल विल श्योरली रीच द नेक्स्ट पीक, कौन सा मार्बल नेक्स्ट पीक तक रीच करेगा। द टू आइडेंटिकल मार्बल्स ए एंड बी रोल डाउन अलॉन्ग द पाथ ए एंड पाथ बी, दोनों पाथ का डिस्टेंस इक्वल दे रखा है, दोनों की हाइट भी यहाँ पे इक्वल्स है, ठीक है। पाथ ए फ्रिक्शनलेस एंड पाथ 2, अच्छा पाथ ए फ्रिक्शनलेस है एंड पाथ 2 मेरा रफ है, तो पाथ 1 अगर फ्रिक्शनलेस है तो पाथ 1 में जाएगा। तो विच मार्बल विल श्योरली रीच द नेक्स्ट पीक, पाथ 1, ठीक है, ए पाथ 1, ओके। अलोंग विच पाथ द मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व, पाथ ए मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, yes। along which path is the law of conservation of energy obeyed, both the path obey the law of conservation of energy, दोनों ही पाथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यस, ठीक है। पाथ 1 जैसे वो फ्रिक्शन लेस है तो पर उसमें एनर्जी कन्वर्शन तो हो रहा है ना, अरे ऑब्जेक्ट जो ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल, फिर नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्शन हो रहा है, मतलब कि वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ओबे हो ही है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मेरी दोनों पाथ में ओबे होगी। यहाँ तक कि फर्स्ट वाला जो आंसर क्वेश्चन दे रखा है ना, अलॉन्ग विच पाथ मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व, तो मैकेनिकल एनर्जी किस पाथ पे कंजर्व होगी, दैट इज ऑल्सो बोथ द पाथ, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी एवरीवेयर इज कंजर्व। अब उसमें फ़र्क कितना है कि वो जाके स्टॉप हो गई तो स्टॉप हो गई तो टोटल इसमें कन्वर्ट हो गई ना। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स वॉट, टोटल एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन इज सेड टू बी मैकेनिकल एनर्जी, द मैकेनिकल एनर्जी इज टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज सेड टू बी मैकेनिकल एनर्जी। तो दोनों के लिए दोनों आंसर लिखना पड़ेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ओके। द डायग्राम बिलो शोज दैट द स्ट्रिंग वाला, ये तो मालूम है तुमको, जो टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम से 1:2:3, ये भी टेक्स्ट बुक वाला हमने किया है ना, याद है 4 टेस्ट ट्यूब का किया था, हाँ ये बल्ब वाला है, ये मीटर रेजिस्टेंस वाला। चलो इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आ जाइए।